चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि जो ड्रिलिंग ड्रिलिंग रॉड है आपका, वो किससे बनता है? द ड्रिलिंग रॉड आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, स्टील, निकल, क्रोमियम और कास्ट स्टील। तो आप लोग को ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का लेक्चर लिया गया होगा। मैं ड्रिलिंग के टॉपिक में आपको डायरेक्ट ये रटने वाला क्वेश्चन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा कि ड्रिलिंग रॉड या फिर आपका निकल क्रोमियम से बनता है या फिर कार्बन स्टील। ठीक है, कोई भी स्टील से नहीं बनेगा ये, कार्बन स्टील से बनेगा, नहीं तो निकल क्रोमियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन, निकल क्रोमियम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि विच इज यूज फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द रॉड ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एक सेकेंड वेट करिएगा। हाँ, कंटिन्यू करते हैं कि विच इज यूज फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द रॉड्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए मैनुअल ड्रिलिंग का ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। मैनुअल ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं? जूम करें। लो भाई। हाँ, मैनुअल ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं? हैमरिंग एक्शन करते हैं। एक हैमर टाइप होता है, उसके ऊपर हम लोग रोप से उसको बांधते हैं और उसको बार बार हम लोग उसको क्या करते हैं, पटकते हैं। तो जिससे आपका चिप्स फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से ड्रिलिंग होता है। ये मैनुअल ड्रिलिंग ये पुराने समय में हम लोग यूज करते थे जब मशीन्स वगैरह हम लोग के पास नहीं होता था। तो इसमें मैनुअल ड्रिलिंग में हम लोग दो दो तरह, एक तो क्रॉस सेक्शन होता था, एक तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में हम लोग जो रॉड है उसको लोडिंग और रेजिंग करने के लिए क्या यूज करते थे? रिटेनिंग की। ठीक है। अगर आपका क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग रिटेनिंग की यूज करेंगे। ठीक। वहीं आपका अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा भी इसका, एक देखिएगा। तो हम लोग वही लोअरिंग और रेजिंग ऑफ द रॉड करने के लिए क्या यूज करेंगे, बताइए। किसी को पता है? हम करेंगे बुलडॉग सेफ्टी क्लैंप। ये देखिए, तो ये आपका मैनुअल ड्रिलिंग का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग खुद से हैमरिंग एक्शन करके उसके ऊपर रोप बांध के हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। जब पुराने समय में जो होता था, जब हम लोग के पास मशीन्स वगैरह नहीं होते थे। इसमें दो तरह के क्रॉस सेक्शंस होते हैं, स्क्वायर और सर्कुलर। सर्कुलर में हम लोग बुलडॉग सेफ्टी क्लैंप का यूज करेंगे और स्क्वायर में रिटेनिंग की का यूज करेंगे फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द रॉड। ठीक है। समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये सब कुछ, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो थोड़ा हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द कंपनी टेक अ लोन ऑफ ₹25,000 एट 8% इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अ माइन। टू टू repay the loan, an additional saving of ₹2,500 per annum is necessary. The time period taken to repayment the loan. देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एनपीवी के मदद से, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो जब हम लोग इसका पीरियड पूछ रहा है ना कि कितने पीरियड पे आपका रिपेमेंट ऑफ लोन हो जाएगा, तो मान लेते हैं उसको एनेट पीरियड, और वो एनेट टाइम पे हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? एक सेकेंड, फुल ही कर लूँ क्या? दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनपीवी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग कितने का लिए लोन? 25,000 का लोन लिए। कितने का? 25,000 का। और हम लोग को हर महीने 2500 हर साल 2500 रुपए देना है। तो मान लीजिए पहले साल हम लोगों ने 2500 रुपए दिया, अगले साल 2500 रुपए दिया, ऐसे कर करके ये 1 ईयर, ये सेकेंड ईयर, ऐसे कर करके मान लेते हैं nth ईयर।
nth ईयर तक मैंने 2500 रुपया दिया। अब ये क्या है, ये 25,000 रुपया अभी 0th ईयर पे है। 25,000 रुपया का मैंने लोन लिया था ना, 0th ईयर पे। पहले साल मैंने 2500 रुपया इसको दिया, ये नेगेटिव हो गया, सब नेगेटिव में होगा ना। तो अब इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 2500 डिवाइड बाय 1 + आई क्या है 8%, इसका कितना होगा 0.08। इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2500 माइनस में 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 2। ऐसे करते 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 अगर 2500 है तो 2500 डिवाइड बाय 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ n, ये होगा ना। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। 25,000 तो इक्वेट करिए, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, आप लोग को पता है ना, ये एन्युटी वाला फॉर्मूला है। एन्युटी वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, ए एन्युटी है 2500 रुपया, क्या होता है, सॉल्व करिए, क्या बनेगा 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1 + 0.08, ये फॉर्मूला बनेगा ना आपका, टू द पावर ऑफ n। समझ में आया सर, -2500 माइनस नहीं करो, मतलब उसका ये कह रहे हैं अगर इक्वेट करना है तो प्लस में लिखो, और नेट सम करके इक्वल टू 0 कर देंगे तो माइनस कर देना। माइनस ना करो, प्लस ही 2500 रखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे 25,000 रुपया का हमने लोन लिया था, इसको 0th ईयर मान लेते हैं, और हर साल हमने 2500 रुपया दिया है, तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल के इसका इक्वेट कर देंगे, वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना। मान लीजिए ए एन्युटी मतलब हर साल आप ए रुपए कर रहे हैं, तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही करेंगे ना। उस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा ना। सॉल्व करिए, देखिए मेरे हिसाब से तो ये बनेगा, सही है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 1.08 टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1.08 टू द पावर ऑफ n। इसको मल्टीप्लाई करिए इधर ले जाके, कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 1.08 टू द पावर ऑफ n, ये होगा 1.08 टू द पावर ऑफ n-1। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 1.08 टू द पावर ऑफ n बराबर 1। 1.08 टू द पावर ऑफ n कितना हो जाएगा, 1/0.2, वो कितना होगा 5। तो यहाँ से आप ln ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ln ले लेंगे तो ln में 1.08 हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ये हो जाएगा ln 5। n हो जाएगा आपका कितना आएगा अप्रॉक्स, सॉल्व करिए, ln 5 अपॉन ln 1.08, ये आएगा आपका अप्रॉक्स 20.91। तो ये किसके करीब है, 21 के करीब। इसका आंसर हो जाएगा 21, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि 25,000 रुपया हमने लोन लिया है 8% इंटरेस्ट पे, तो उसके 0th ईयर पे, और उसके 1 साल बाद से हम लोग लोन चुकाना शुरू किए हैं, तो 21वें ईयर में जाके ये आपका लोन हम लोग पूरा चुका लेंगे। तो ये एक मेथड है, आपको समझ में आया, ये तरीका आपको समझ में आया, ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब देखिए दोनों को हम सामने सामने इक्वेट करके दिखाएंगे, दोनों का जो इक्वेशन फाइनली सेम बनेगा, बस तरीका हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। ये एनपीवी वाला मेथड है, आपको समझ में आया होगा, इसको साइड कर लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड। एक तरीका हम और बता रहे हैं, एक तरीका और क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर में एन टाइम पीरियड पे हम उसका वैल्यू निकालते हैं। तो 25,000 रुपया लोन है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.8 का, तो 1 + 0.8 टू द पावर ऑफ n। 25,000 रुपया का वैल्यू एन टाइम पे ये होगा, समझ में आ रहा है, ये एन टाइम पीरियड पे ये होगा 25,000 रुपया का वैल्यू। और इसको हम लोग जो ये 25,000 रुपया का वैल्यू एन टाइम पीरियड पे ये होगा। अब जो फर्स्ट ईयर पे हम लोग जो 2500 रुपया जमा किए थे, उसका एन टाइम पीरियड पे वैल्यू कितना होगा, 2500 इंटू 1 +
0.8 to the power of n। दूसरे वाले का क्या होगा 2500 तो 1 प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n-1। ऐसे करते करते जो लास्ट उसका कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। जो लास्ट ईयर में हम लोग पैसा दिए रहेंगे उसका 2500 हो जाएगा। सर वो 0.2 कैसे आया आ गया रिपीट कीजिए। कहाँ पे भाई ये देखो ना, ये देखो ना 10 इधर जाएगा तो 0.8 इंटू 1, इसको x मान लो ना। 1.08 टू द पावर ऑफ n को x मान लो तो 0.8x बराबर x-1 है। तो ये x माइनस 0.8 कितना होगा 0.2 हो जाएगा ना। इसको इधर ले जाओ, माइनस माइनस कट जाएगा। समझ में आया मुजाहिद, समझ में आया। तो बेसिक कैलकुलेशन है यार, ठीक है। एनपीवी का, एनपीवी तुम्हारा ये होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। तुम 25,000 रुपया लोन लिए अभी, अब तुम 2500 रुपये हर साल जीरो ईयर पे लोन लिए, और एक साल बाद से तुम 2500 रुपये देना स्टार्ट किए हो। तो इस 2500 रुपये का अभी जीरो ईयर पे वैल्यू निकालेंगे तो कुछ कम आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग खुद बताइए 2500 से कम आएगा कि नहीं। मान लीजिए अभी हम आपको 100 रुपए दिए हैं, आप हमको एक साल बाद 100 रुपए दे रहे हैं, तो वो बराबर नहीं हुआ ना, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100 रुपए से आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो वो ज्यादा देना पड़ेगा, उसको अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे इक्वेट करेंगे तो उससे कुछ वैल्यू आएगा ना। तो वही चीज है ये, वही चीज है यहाँ पे। जीरो ईयर पे 25,000 रुपया वैल्यू का हम लोग लोन लिए हैं, और फर्स्ट ईयर पे 2500 रुपये दिए, सेकंड ईयर पे, ऐसे करते करते nth ईयर तक हम लोग मान लेते हैं 2500 रुपये दिए। अब इन सबका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2500 डिवाइड बाई 1 प्लस इसका क्या होगा, 2 साल है तो दो टू द पावर 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते nth ईयर है तो टू द पावर ऑफ n हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे 25,000 के, तो आपका n वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। या फिर एक और तरीका है, समझ में आया ना एनपीवी का। या फिर एक और तरीका है आपका कि हम लोग इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट से खेल लेते हैं, कि इसमें आपका क्या है 25,000 रुपया पे 1.8% का इंटरेस्ट लगा है, तो 25,000 इंटू 1 प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n, ये एन टाइम पीरियड पे इसका वैल्यू होगा। एन टाइम पीरियड इसका वैल्यू होगा, और हम लोग जो 2500 रुपए देते आ रहे हैं उसका एन टाइम पीरियड में हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। उसका एन टाइम पीरियड में हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना होगा खुद करिए, कितना होगा। देखिए जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। जीपी का फॉर्मूला का क्या होता है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाई आर माइनस वन। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 0.8, ये कितने n है, यहाँ पे n-1 से स्टार्ट होगा। हाँ nth टाइम को ले रहे हैं, nth टाइम को ले रहे हैं। ये देखिए ये जीरो ईयर पे, आपको एक बार और थोड़ा समझाते हैं। जीरो ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ऐसे कर करके nth ईयर है। जीरो ईयर में मैंने 25,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब हमने 25,000 रुपए का लोन लिया, और ये मान लो 25,000 रुपए रिप्रेजेंट करा, और हम लोग फर्स्ट ईयर से 2500 रुपये हम लोग देना स्टार्ट किए हैं। 2500 ऐसे करते करते nth ईयर तक 2500 रुपये दिए हैं। तो पूछ रहा है ये nth कितना पीरियड होगा कि जो हम लोग 2500 रुपये दे रहे हैं, वो इसके बराबर, मतलब हम लोग जो लोन लिए हैं वो रिपेमेंट कर दे, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 25,000 रुपया। तो एक तो ये कर सकते हैं कि इन सबका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, मतलब 2500 का जीरो ईयर पे क्या वैल्यू है, इस 2500 का जो सेकंड ईयर में दे रहे हैं इसका जीरो ईयर पे क्या वैल्यू है, इस 2500 का जो nth ईयर में ले रहे हैं इसका जीरो ईयर में क्या वैल्यू है। उन सबका वैल्यू हम निकाल दे यहाँ पे, यही नहीं निकाले हैं, ये जो निकाले हैं ये वही निकाले हैं।
और सबको ऐड कर दिए हैं और इससे इक्वेट कर दिए हैं जीरो ईयर पे जो वैल्यू है, और जीरो ईयर पे जो हम लोग लोन लिए थे कितना लिए थे 25,000, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लिए, यहाँ पे आपका एन का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये आप लोग का एनपी वाला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका मैं बताऊं ना, दूसरा तरीका ये है कि देखिए आप सेम ही बनेगा कि 25,000 रुपये लोन लिए हैं, एन ए टाइम पीरियड पे उसका ये वैल्यू होगा। अब ये जीरो ईयर का था तो इस पे एन पीरियड है। अब देखिए फर्स्ट ईयर, अब इसका फर्स्ट ईयर है, अब इसका इसका 25, अब एक तो ये तरीका है कि सबका वैल्यू हम लोग जीरो ईयर पे, जो एनपीवी वाला तरीका था। अब दूसरा तरीका ये है कि 25,000 का वैल्यू हम निकालेंगे एनएथ ईयर पे। तो 25,000 का वैल्यू एनएथ ईयर पे कितना होगा, 25,000 इंटू वन प्लस 25,000 इंटू वन प्लस 0.8 टू द पावर एन होगा। लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। अभी 25,000 का nth टाइम पीरियड पे वैल्यू कितना होगा, 25,000 इंटू वन प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n होगा। अब इन सब का कितना वैल्यू होगा, 2500 का कितना होगा n-1, 2500 इंटू वन प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n-1 प्लस 2500 इंटू वन प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ इसका कितना होगा n-2। ऐसे करते करते लास्ट वाले का कितना होगा, 2500 है तो उस समय 2500 रहेगा। सबको ऐड कर दिए, देखिए जीपी बन रहा है, ये जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है। इसका फर्स्ट टर्म ए क्या है 2500, क्या होता है जीपी का फॉर्मूला, ए आर टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय r-1। जहां पे ए का वैल्यू है 2500 है, आर का वैल्यू क्या है 1 प्लस 0.8। करिए, ए इंटू आर का वैल्यू क्या है 1 प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो क्या है 1 प्लस 0.8 माइनस 1, 1 प्लस 0.8 r-1, 1 1 कट गया। देखिए सेम फॉर्मूला पड़ रहा है आपका, 25,000 बराबर 2500। ये वाला टर्म आप इसको नीचे लेते आइए, नीचे लेते आइए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 1 प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n। देखिए सेम फॉर्मूला आगे आपका बन गया, ये वाला फॉर्मूला देखिए, और जो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला देखिए सेम बन गया ना। सेम तरीका है, दो तरीका है, एक एनपीवी से किए हैं जो जीरो ईयर पे सबका वैल्यू इक्वेट करके बराबर किए हैं, और एक दूसरा तरीका है आपका nth ईयर पे दोनों का वैल्यू इक्वेट करके बराबर किए हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। आगे बढ़े, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर अ पावर प्लांट दैट यूजेस अ लिग्नाइट एज अ फ्यूल। कह रहा है कि कंसीडर करना है पावर प्लांट दैट यूजेस लिग्नाइट एज अ फ्यूल। इन दिस प्लांट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय TC is equal to 0.27 D square plus EDR. It is amount of electricity produced in megawatt. If the revenue obtained from the electricity is TR, revenue दिया है, determine the D that maximizes the profit. And also so the profit has been maximized rather than minimized. Find the range of profitability. तो बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपको मारना क्या है। ये तो आपसे तीन चीज पूछ लिया है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, किस दिखाना है ये। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका क्या दिया है, -0.2 D² प्लस 15 D। टोटल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट क्या है 0.27 D² प्लस 0.3 D और प्लस 12, और आपका प्रॉफिट क्या होगा टोटल रेवेन्यू माइनस TC। सॉल्व करिए, क्या बनेगा आपका इक्वेशन। टोटल रेवेन्यू माइनस ये करेंगे कितना देगा, -0.47 D² प्लस 14.7 D माइनस 12, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ D डेट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट। तो डीपी बाई डी कर दे रहे हैं, तो सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, डीपी बाई डी करेंगे इसको, किस पॉइंट पे आपका जीरो होगा। सॉल्व करिए, कितना होगा माइनस, सर कौन से सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल है, पहचाना नहीं आया।
ये जो क्वाड्रेटिक आएगा, हाँ, ये आपका वो है, माइन इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पे जो लिग्नाइट है, ये माइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको माइन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग करके एक सब्जेक्ट होगा, वो पढ़ाया जा रहा होगा। तो ये इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या, डीपी बाई डी डी इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ से जिस पॉइंट पे डी इक्वल टू जीरो होगा, वहाँ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, ये 0.94 डी प्लस 14.7 बराबर जीरो करना है इसको। डी क्या हो जाएगा, 14.7 डिवाइड बाई 0.94। सॉल्व करिए। 14.7 डिवाइड बाई 0.94 कितना है, 15 पॉइंट कुछ पे है, 15.63 यूनिट 8 है, तो ये 15.64 है। इस पे आपका क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। पहला हो गया। ये भी दिखाना है हम लोग को कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ना कि मिनिमाइज। इससे क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल स्क्वायर पी अपॉन डी डी स्क्वायर। ये कितना आएगा, इसको फर्स्ट से फर्दर करेंगे, कितना आएगा ये, तो करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी से, तो कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, 0.94 होगा। ठीक है, लेस देन जीरो, तो ये क्या मतलब दिखा रहा है कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, फिर मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर रहे हैं, आपको मल्टीपल पॉइंट मिल रहा है, फिर सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, और जो पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है उसको हम लोग पुट करते हैं, तो जिसपे नेगेटिव आया सेकंड डेरिवेटिव, वो मैक्सिमाइज होगा पॉइंट, और जिसपे पॉजिटिव आया वो मिनिमाइज होगा। यहाँ तो पॉइंट एक ही है, और जो सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये मैक्सिमाइज होगा। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे सोचिए, ये है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए डी का ऐसे कर्व है, ये डी और प्रॉफिट का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, ये बन रहा है, ये आपको आपका आ गया अप्रॉक्स 15.64, और ये हम लोग 15.64 इसमें पुट करेंगे, तो ये हम लोग का प्रॉफिट भी आ जाएगा, पी प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या मतलब, कि जहां पे प्रॉफिट का वैल्यू जीरो से प्लस के तरफ जा रहा है, ये दो पॉइंट है रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो प्रॉफिट का इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है ना, जो -0.47 डी स्क्वायर प्लस 14.7 डी माइनस 12, प्रॉफिट को इक्वल टू जीरो कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये दो पॉइंट रूट्स आ जाएगा इसका, तो इससे अगर ऊपर होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 0.47 इंटू सी कितना है -12, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करिए, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 0.47। इसको सॉल्व करेंगे, आपका डी का दो वैल्यू आएगा, डी का दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा 0.84 और एक होगा 30.4। ये होगा 0.84 वाला पॉइंट और ये होगा 30.4 वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए, इसको दो जगह जीरो आया, 0.84 और 30.4। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर डी का वैल्यू इससे ज्यादा है 0.84 और 30.4 से कम है, इस रेंज में आपका प्रॉफिट दे रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ प्रॉफिट होगा। इसमें भी 15.6 जब है डी का वैल्यू, डी का रेंज क्या है, शुड बी डी क्या है, डी शुड बी ग्रेटर देन 0.84, शुड बी लेस देन 30.4 फॉर द प्रॉफिट के लिए, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये वो है, इसमें भी जब डी का वैल्यू 15.64 है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नहीं सर, नहीं समझ में आया, डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दिए। डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को कोई इक्वेशन दिया जाए,
आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाए, उसको कहा जाए कि इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करते हैं ना। आपको ये प्रॉफिट का ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब कहा जाए प्रॉफिट का ये इक्वेशन है, इसको कुछ नहीं, सिंपल मान लीजिए y इक्वल टू जीरो माइनस 0. इसको क्या मानना है? ये प्रॉफिट का इक्वेशन है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये जो हम लोग आया है, इक्वेशन को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करेंगे, और जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ तो क्वाड्रेटिक है इसलिए एक पॉइंट आ रहा है। मान लीजिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी है, तो क्यूबिक को आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएगा ना। तो वहां पे फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव पे उन दोनों पॉइंट को पुट करेंगे, उन दोनों पॉइंट को पुट करेंगे, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल डी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो क्या दिखाता है आपको? सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम दिखाता है, अगर नेगेटिव है मैक्सिमम दिखाता है। ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेसिक, इसको तो पता ही होगा। क्यों? क्वेश्चन में आपको समझ में आया, टोटल में तीन चीज निकाला गया है। एक प्रॉफिट का इक्वेशन, एक प्रॉफिट का इक्वेशन निकाले हैं जो कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। अब यहाँ पे हम लोग एक निकाला गया है रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि 0.84 से 0.30.04 के अप्रॉक्स आया, बीच में आया है। मतलब कि जब डी का हम लोग जो यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन इसके बीच में है, तो हम लोग को प्रॉफिट पॉजिटिव मिलेगा। मयूर देखो, मतलब ये है कि इसमें कोई बुक से नहीं पढ़े, मतलब बेसिक आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आप लोग मैथ्स तो पढ़े ही होंगे ना, डेरिवेटिव वाला चैप्टर। पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तेज सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, मतलब कि वो नहीं, बात नहीं है। पहले आप ये बताइए, धीरे भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आपको भी स्पीड बढ़ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। अब देखिए ना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको एक दिया है टोटल रेवेन्यू, एक टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का आपको आपके पास एक इक्वेशन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्लास 12th में है भाई। हाँ, और आपको अगर बीटेक के स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। और ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला, ये तो आपको मतलब हर मतलब लास्ट ईयर तक आपको यूज आएगा, कहीं पे भी यूज आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं है, प्रॉफिट आप निकालें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके, वो आपके सामने के इक्वेशन आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू माइनस 0.47 डी स्क्वायर प्लस 14.7 डी माइनस 12। इसको आप ये मान लीजिए ना, मान लीजिए आप इसको y का इक्वेशन दिया, y इक्वल टू माइनस 0.47 एक्स स्क्वायर प्लस 14.7 एक्स माइनस 12। तो आपसे कहा गया इस इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाइए आप, वो सब समझ में आता है ना आपको। तो आ जाए क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे ना। जहां पे वो पॉइंट जीरो होगा वो आपका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा, और फिर नेक्स्ट उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में वो या फिर ग्रेटर देन जीरो आ सकता है या फिर लेस देन जीरो आ सकता है। ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम का केस है, मिनिमम मतलब वो पॉइंट मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन जीरो तो मैक्सिमम का केस है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो किए हैं, वो आया 15.64 पे जीरो। सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग को देखिए डायरेक्ट नेगेटिव आ जा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग को ये डी का वैल्यू फर्दर पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये मतलब मैक्सिमम दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमम दिखा रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको इक्वल टू जीरो करिए, 2 पॉइंट पे जीरो आएगा। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा ग्राफ, प्रॉफिट और डी के बीच में। इसमें आपको ये दिखा रहा है कि 0.84 से 30.04 के बीच में आपका वैल्यू, अगर डी हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे, और उसमें भी अगर 15.64 है तो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि रेंज ऑफ फाइनल, लास्ट में पूछा था कि रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो ये आपका है बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। ये देखिए, ये आपका घुमाने का ये है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा है ये क्या होता है। कोल सर्टेन कोल स्ट्रिपिंग ऑपरेशन प्रेजेंटली यूजेस थ्री डोजेस फॉर रिक्लेमेशन वर्क टू रिड्यूस द कॉस्ट। तीन तरीका हम लोग यूज किया है। थ्री अल्टरनेटिव्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर दिस, मतलब तीन तरीका हम लोग यूज किए हैं। एक तरीका जिसमें रिबिल्ड प्रेजेंट इक्विपमेंट है, एक तरीका बी, एक तरीका सी है। बस यही यहाँ तक ये दिया है। वो कह दिया तरीका ए में क्या यूज किया गया है, तरीका बी में हम लोग न्यू डोजर खरीदे हैं, और तरीका सी में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को ही दे दिए हैं काम करने के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से तरीका को हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एनपीवी की मदद से, नेट प्रेजेंट वैल्यू की मदद से। ठीक है, एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ डोजर यहाँ पे तीन है, दो है नॉट एप्लीकेबल, ये हटाइए। अब सिंपल यहाँ से स्टार्ट करिए कि कैपिटल कॉस्ट क्या है। 3,60,000 कैपिटल कॉस्ट आपको लगाया है। एनुअल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और लेबर और सप्लाईज, ये सब कॉस्ट क्या है, एनुअल कॉस्ट है। इन तीनों को आप ऐड करिए। अब देखिए, एक एक केस में दो चीज है, एक है आपका कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एक है आपका एनुअल कॉस्ट है। ये तीनों केस में बनेगा ए बी सी। एक एक केस में ये 3,60,000, बी के केस में ये 9,20,000, 9,20,000। सी के केस में जीरो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया गया, तो इसलिए हम लोग को कोई अपना पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। एनुअल कॉस्ट इन तीनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 1,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 58 में कितना आएगा, सॉल्व करिए। ये आएगा 4,38,000। इस केस में, बी केस में इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2,87,000। और इस केस में ये है 5,25,000। ठीक है, एनुअल कॉस्ट। और एक और आपका कॉस्ट है यहाँ पे, सेल्वेज वैल्यू, जो कि फर्स्ट केस में आपका है जीरो, सेकेंड केस में आपका 1,20,000, और थर्ड केस में आपका जीरो। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, और आपसे ये कह रहा है कि 8 साल के लिए यूजफुल लाइफ है। यहाँ पे केस ए में मान लीजिए हम लोग कुछ इक्विपमेंट खरीदे जिसका कॉस्ट पड़ा 3,60,000। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, मतलब उस इक्विपमेंट को 8 साल है ना यहाँ पे यूजफुल लाइफ, 8 साल बाद हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग कितना रुपया वापस मिल रहा है, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। यहाँ पे पहले केस में 0 रुपया वापस मिल रहा है। तो पहले केस में अगर एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी इन केस वन, केस ए, तो क्या है, 3,60,000, ये एनुअल कॉस्ट है। फिर वही है, एन्युटी वाला आपको समझ में आ रहा है, पहले साल इतना यूज हुआ, एनुअल कॉस्ट है ना, मतलब ये 8 साल तक यूज होगा। पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, चौथे, पांचवें, छठवें, सतवें, आठवां, 8 साल तक ये वैल्यू यूज होता रहेगा। तो इसका फॉर्मूला नेट क्या बनेगा आपका, 3,60,000 है, तो इसका इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, 4,38,000 ए इंटू 1 + 0.8 टू द पावर ऑफ एन। देखिए वही फॉर्मूला बनेगा, टू पावर n-1 डिवाइड बाय 0.08 है, डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ एन। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, और ये एन क्या है, 8 है, 8 साल तक है। इसको सॉल्व करिए, नेट आपका वैल्यू कितना आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो एनपीवी जो आएगा वो होगा 2,07,000। ठीक है, ये आएगा।
इसी तरह हम लोग किसके लिए जाएंगे, एनपीवी एट बी के लिए। बी में आपका क्या है, बी में वही आपका 9,20,000। सर इन्वेस्टमेंट तो माइनस में होता है, हाँ तो माइनस में लिख दीजिए आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साइन का रिप्रेजेंटेशन का खेल है बस। इन्वेस्टमेंट माइनस में होता है, इसको आप साइन का दिखा दीजिए, अगर हम यहाँ होता तो हम इसको नेगेटिव दिखाते, या इसको आप नेगेटिव दिखा दीजिए, तो यहाँ नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसको भी नेगेटिव दिखा दीजिए, तो यहाँ नेगेटिव में आपका कितना, ये हर साल इतना, फिर ये 2,87,000 जो हो रहा है, 2,87,000, फिर इसको ही करेंगे 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 8 - 1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1 + 0.08 टू द, ये समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, एनटी वाला। इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें देखिए सैलवेज वैल्यू भी है, 1,20,000 रुपये हमको प्रॉफिट मिल रहा है। जब केस बी में जो हम लोग मशीन खरीदे हैं उसको हम लोग 8 साल बाद बेच रहे हैं, तो 1,20,000 रुपये हमको मिल रहा है। फिर 1,20,000 रुपये का वैल्यू हम लोग नेट प्रेजेंट, इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि हम लोग को पैसा मिलेगा। इसका हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 8। अब इसको नेट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, आपका आएगा माइनस में 2,504 600। ठीक है, ये हो गया। और सेम केस हम लोग निकालेंगे एनपीवी और सी केस में, तो एनपीवी फॉर सी केस में कुछ जरूरत ही नहीं है, इसमें नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, सेल्वेज वैल्यू भी जीरो है, बस यहाँ पे आपका जो एनुअल कॉस्ट है 5,25,000 हर साल जो लग रहा है, उसको हम लोग निकाल देंगे। कितना है, 5,25,000 इंटू 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 8 - 1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 8। समझ में आया ना आप लोग को। इसको नेट सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये आएगा, नेगेटिव है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, 3017.17। ये देखिए क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तरीका है हम लोग को कोई भी एक काम जो प्रोजेक्ट है वो चलाने के लिए। एक तरीका है ए, जिसमें आपका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लग रहा है 3,60,000, और एनुअल कॉस्ट मतलब हर साल का कॉस्ट लग रहा है इतना, और जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाए थे उसको हम लोग को बेचने के बाद वैल्यू हम लोग को सैलवेज वैल्यू 0 मिल रहा है, और ये 8 साल का है। बी केस में ये है। सी केस में जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, तो उसमें हम लोग कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं मिलेगा, इसमें बस हम लोग का जो एनुअल कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है वो आएगा। अब इन तीनों में कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, तो इसको हम लोग एनपीवी मेथड से सॉल्व करते हैं कि मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को कितना लगाना पड़ रहा है। तो पहले केस में किए 3,60,000, ये तो ऐसे ही रहेगा, रिकॉर्ड जीरो। ठीक है, 4,38,000 तुम आप हम लोग हर साल लगा रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पंचवें, छठवें, सातवें, आठवें, तो फिर इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर वही हम लोग करते नहीं थे, हम लोग वही कर रहे थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आठवां, इसका हम लोग जीरो ईयर पे निकाल लेते वैल्यू, इसका निकाल लेते, इसका निकाल लेते, ऐसे करके हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो फॉर्मूला आपका क्या बन रहा था, यही बन रहा था ना, फॉर्मूला आपका यही बन रहा था ना, तो ये आपका हो गया। तो ये नेट सॉल्व किए तो हम लोग को मतलब 28,77,000 रुपए लगाना पड़ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। केस बी में हम लोग सॉल्व किए, केस बी में आपका 9,20,000 और 2,87,000 एनुअल कॉस्ट। अब देखिए इसमें सैलवेज वैल्यू है, मतलब कि हमको मशीन बेचने पे वैल्यू मिल रहा है, तो ये दोनों तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो सैलवेज वैल्यू हमको मिलेगा, तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर उसको नेगेटिव में तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो 1,20,000 रुपये हमको मिल रहा है 8वें साल के एंड में, 8वें साल के एंड में जब हम लोग मशीन को बेचा गया, 1,20,000 मिल रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ये होगा ना, यहाँ पे अगर 8वें साल पे ये आपको 1,20,000 मिल रहा है, इसका आपको जीरो ईयर पे जो वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1,20,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड 1 + 0.08 टू द पावर ऑफ 8, यही होगा ना। तो ये हमने यहाँ पे निकाले और उसको पॉजिटिव में रखे क्योंकि वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, सब देना पड़ रहा है, इसका ये आया। और सी केस में जहाँ पे बस आपका एनुअल कॉस्ट लगाना पड़ रहा है, ये आएगा। तो इन तीनों में सबसे कम किसका है, सबसे कम आपका किसका है, ये गलत है थोड़ा, रुकिए इसमें, ये होगा आपका 30 लाख, ये आएगा इसके अप्रॉक्स। ठीक है, इसमें सबसे कम किसका है, इसमें देखिए हम लोग को 28 लाख रुपए लगाना पड़ रहा है, इसमें 25 और इसमें 30,
तो हम लोग बी केस के लिए जाएंगे क्योंकि बी केस का एनपीवी सबसे कम है। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे कि इसमें तो ये पैसा, इसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, लेकिन देखिए बी में ज्यादा पैसा लगाने के बाद भी जो आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हर साल का वो कम आ रहा है, और वो आपको नेट जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें फायदा दे रहा है। तो इसलिए हम लोग केस बी के साथ जाएंगे, वो हम लोग का प्रॉफिटेबल है। समझ में आया ना आपको ये क्वेश्चन? बताइए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्रेटर रूल का है। इसमें ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, मान के चलिए कि इसमें आपका एल बाई डी रेशियो क्या होता है स्पेरिकल चार्ज के केस में। सर केस बी क्यों लेंगे? केस बी इसलिए लेंगे क्योंकि उसमें हम लोग का एनपीवी है वो सबसे कम आया है। देखिए ना, आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, केस बी सी का एनपीवी निकाले। इसे देखो, 28 लाख रुपए आपको लगाना है, जो एनपीवी 28,77,000 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 25,04,600। इसका कितना आ रहा है? 30 लाख कुछ आ रहा है। तो सबसे कम किसका है? केस बी का है ना एनपीवी। सबसे कम किसका है? केस बी का है ना। समझे? अब नेक्स्ट ये देखिए, ये एल बाई डी रेशियो का केस होता है। सर ऐसे इजी क्वेश्चन क्यों आते हैं गेट में? कौन से इजी क्वेश्चन? ये 28 वाले? हाँ आते हैं गेट में, क्यों नहीं आएंगे। तो उसको इजी समझो, हार्ड समझो, जो समझना है समझो, लेकिन क्वेश्चन आते हैं ऐसे। पिछला क्वेश्चन कह रहे हो तुम ना, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी तुमको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इजी तुम लिख रहे हो, लेकिन एक दो बार सॉल्व करोगे, दिमाग में क्वेश्चन, मतलब इतना लिखोगे नहीं, दिमाग में रखो, फटाफट सॉल्व करो, तो ये इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, आपको छाटना रहता है क्वेश्चन को, आपको गेट में थोड़ी ना 100% सॉल्व करना है। इस बार देखे होंगे आप लोग, 58 59 नंबर लाने पे R1 आ जा रहा है। तो माइनिंग में इतना कंपटीशन नहीं है, माइनिंग में क्वेश्चन आपको छाट के करना है। ठीक है, माइनिंग में आपको क्वेश्चन छाट के करना है, छाट के करिए, आपका आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? स्पेरिकल चार्ज, मतलब स्पेरिकल चार्ज का केस क्या होगा जब हम लोग, मान लीजिए ब्लास्ट होल है, इसमें हम लोग चार्ज लेंथ कुछ रखा गया है एल, स्टेमिंग स्टेमिंग हटाने के बाद जो चार्ज लेंथ फाइनली आया है एल, और जो इसका डायमीटर है वो है डी। तो एल बाई डी रेशियो, अगर अगर आपका एल बाई डी रेशियो 6 या 6 से कम है, समझ में आया? 6 या 6 से कम है, तो उस केस में ये जो चार्ज है इसको हम लोग एज ए स्पेरिकल चार्ज मान सकते हैं। सेंटर पे एक स्पेरिकल चार्ज ऐसे रखा गया है और उससे हम लोग ब्लास्ट करा रहे हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। एल बाई डी रेशियो अगर 6 या 6 से कम है, मतलब कि लेंथ, अगर आप मान लेते हैं कि लेंथ आपका 990 मिलीमीटर है, तो डायमीटर आपका 165 है। चार्ज लेंथ मान लेते हैं 990 मिलीमीटर और डायमीटर 165 है, तो एल बाई डी रेशियो 6 या 6 से कम आएगा। और इस केस में जो हम लोग चार्ज मानेंगे उसको एज ए स्पेरिकल चार्ज मानेंगे। ऑप्शन बी तो यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग वॉल पैनल विद द फेस हाइट, लॉन्ग वॉल पैनल मान लीजिए, फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं। ये फेस हाइट है आपका 3 मीटर का, फेस लेंथ है आपका 120 मीटर का, और वर्कड इन अ 3 शिफ्ट पर डे, एम्प्लॉइंग 15 मैन पर शिफ्ट। समझ में आया? 3 शिफ्ट हो रहा है और एक शिफ्ट में 30 मैन है, और डेप्थ ऑफ द वेब कट, ये जो कट हो रहा है 1 मीटर का, तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है एक कट में? 3 × 120 × 1। तो यूनिट वेट ऑफ द कोल है इंटू, तो इतना मीटर क्यूब होगा। अब इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना टन कोयला कट गया। 2 फुल फेस का कट हो रहा है पर शिफ्ट में, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक शिफ्ट में इतना कट हुआ, कितना है? 3 × 120 × 1, इतना मीटर क्यूब एक कट में। इंटू 1.4 कर देंगे तो मतलब इतना टन एक कट में, और एक शिफ्ट में दो कट हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 3024
एक सेकेंड, तो सॉल्व करिए। तो कितना है, 3 × 120 इंटू 1 × 1.4, ये कितना आ रहा है, 504 आ रहा है। 504 टन, 504 नहीं होगा यार, इंटू 2 भी तो होगा, इंटू 2, 1008, 1000, 1008 टन आपका पर शिफ्ट में काम, पर शिफ्ट में कोयला निकल रहा है। आपसे पूछा गया डेली प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन के लिए, तो एक दिन में 3 शिफ्ट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ गया, 3024 आ गया टन पर डे, 3024 टन पर डे। समझ में आया क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बस इसने पूछा कि, पिछले पूछा था कि प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे तो हम लोग कितना आया था, 3024 टन पर डे प्रोडक्शन। अब इसमें क्या पूछा, ओएमएस, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ओएमएस होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट। एक दिन में कितना आउटपुट है, और एक दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 × 50, क्योंकि एक शिफ्ट में 50 लोग हैं और टोटल एक दिन में 3 शिफ्ट होता है तो इतने लोग काम कर रहे हैं। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक शिफ्ट का निकाल के डिवाइड बाय 50 कर सकते हैं, दोनों केस में सेम आएगा। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3024 डिवाइड बाय 150, 3024 डिवाइड बाय 150, 20.16। ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होगा करेक्ट। देखिए समझ में आया दोनों क्वेश्चन। एक में आपसे प्रोडक्शन पर डे पूछा है जो कि बहुत इजी था, निकालना निकल गया। दूसरे में आपसे पूछा है ओएमएस, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, मतलब कि कितना आउटपुट एक पर्सन दे पा रहा है। 3024 टन पर डे निकल रहा है, टोटल एक दिन में 150 लोग काम कर रहे हैं, डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या, रिलायबिलिटी क्वेश्चन। द फेलियर रेट ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, रिलायबिलिटी आरटी क्या होता है, e⁻ λ t होता है, फॉर्मूला रटे रहो तुम लोग। उसमें कह रहा है द फेलियर रेट दिया है, लैम्डा जो है वो दिया हुआ है 0.000128। तो मीन टाइम टू फेलियर पूछ रहा है, मीन टाइम टू फेलियर, ये क्या होता है 1/λ, कुछ नहीं है। मीन टाइम टू फेलियर, इसमें फॉर्मूला वाला कुछ नहीं लगाना है, 1 डिवाइड बाय 0.000128। इसको सॉल्व करिए फटाफट, कितना आएगा, कितना आएगा, 7812.5, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। कुछ नहीं क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, e⁻ λ t, लैम्डा होता है फेलियर रेट, मीन टाइम टू फेलियर होता है 1/λ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन लाइन यूजिंग 5 रोबोट फॉर डेली ऑपरेशन। 5 रोबोट को यूज किया जा रहा है डेली ऑपरेशन के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ईच रोबोट का आपका है 0.95 रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप लोग क्या मानेंगे सीरीज में, क्योंकि क्योंकि एक कोई भी प्रोडक्शन लाइन, कोई भी आपका काम हो रहा है तो पहले यहाँ पे एक एक काम हुआ, फिर दूसरा काम हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। अगर पांचों काम एक साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, प्रोडक्शन लाइन यूजिंग 5 रोबोट फॉर द डेली ऑपरेशन, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है यहाँ पे, तो हम लोग सीरीज मान के चलेंगे। 0.95 0.95, तो क्या हो जाएगा 0.95 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, टू द पावर ऑफ 5, सॉल्व करिए, 0.7737। समझ में आया, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स इन पैरेलल। 4 कंपोनेंट पैरेलल में है, 1 2 3 4, ठीक है, ये नेट। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि दो, 4 पैरेलल में है, हैविंग रिलायबिलिटी ऑफ 0.9 ऑफ 2, मतलब कह रहा है दो का रिलायबिलिटी 0.9 है और दो का 0.8, तो होल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, रिलायबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम क्या होगा, ये पूछा है एट द एंड ऑफ वन, ठीक है। तो अब चारों पैरेलल है तो ये इसका क्या, हम लोग क्या करते हैं पैरेलल में, 1 माइनस 0.9 इंटू 1 माइनस 0.9 इंटू 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.8, ये फॉर्मूला होता है ना। ये सब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन सबको 1 में से माइनस कर देते हैं, यही होता है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 0.9996, ऑप्शन बी करेक्ट।
सब रिलायबिलिटी का क्वेश्चंस होते हैं और आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आप में इसमें कुछ नहीं याद करना है। रिलायबिलिटी का फॉर्मूला आर टी जो होता है e⁻⁻λt। लैम्डा होता है फेलियर रेट, 1/λ होता है मीन टाइम टू फेलियर। सीरीज का कॉम्बिनेशन का कैसे आप निकालते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप कैसे निकालते हैं, इसी पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए, डैश इज यूज फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द रॉड इन सर्कुलर सेक्शन। पहले मैंने बताया था, बुलडॉग सेफ्टी बताया था ना, बुलडॉग सेफ्टी क्लैंप। अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो बुलडॉग सेफ्टी क्लैंप होगा, और आपका अगर स्क्वायर सेक्शन है तो आपका क्या यूज होगा, रिटेनिंग की। पहले मैंने समझा दिया है। चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्यों? द स्लज और कटिंग इन द बोरहोल आर रिमूव द हेल्प ऑफ। वही, ये जो तीन क्वेश्चन अभी हम लोग को थ्योरेटिकल आया है, ये तीनों मैनुअल ड्रिलिंग का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का दो तो मैंने आपको समझा दिया, अब ये भी आपका मैनुअल ड्रिलिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो मैनुअल ड्रिलिंग करते हैं उसमें जो ड्रिल कटिंग्स है, उसको रिमूव या फिर स्लज जो कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लजर का यूज करते हैं। ठीक है, स्लजर का यूज करते हैं। रिटेनिंग की तो आपका लोअरिंग और रेजिंग ऑफ द रॉड इन स्क्वायर सेक्शन में यूज होता है। ये आपका स्क्वायर में होता है, ये आपका सर्कुलर सेक्शन में होता है, बुलडॉग सेफ्टी के। कोर बैरल क्या होता है? कोर बैरल आपका जो हम लोग कोर्स रिकवरी के उसमें काम आता है। ये दो तरह का होता है, सिंगल ट्यूब कोर बैरल और डबल ट्यूब। सिंगल ट्यूब आपका हार्ड रॉक में काम आता है और डबल ट्यूब आपका सॉफ्ट में काम आता है। सिंगल ट्यूब में जो दो ट्यूब होते हैं वो दोनों रोटेट करते हैं, लेकिन वही डबल ट्यूब में आपका जो होता है, जो अंदर वाला ट्यूब रहता है वो आपका स्टेशनरी रहता है, तो इसलिए वो सॉफ्ट रॉक में आपको जो सॉफ्ट रॉक है उसको पकड़ा रहता है। कोर रिकवरी के काम आता है कोर बैलर। कोर को डालने का काम आता है कोर बैलर। स्लजर आपका काम आता है डील कटिंग्स के रिमूव करने के लिए। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका पाइप होता है। ये आपका स्लेजर कुछ नहीं होता है, ये आपका पाइप होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, जो कि ओपन होता है एट द टॉप, टॉप से ओपन होता है, और विथ अ फ्लैप वॉल्व एट इट्स लोअर एंड। वो देखिए, आपका एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है जो कि आपका ओपन होता है फ्रॉम टॉप, टॉप से ओपन होता है, और जो बॉटम होता है वहां पे आपका फ्लैप लगा होता है, और जो फ्लैप है वो बाहर की तरफ खुलता है। तो जैसे हम लोग ऊपर जो ओपन रहता है वहां से हम लोग पानी डालते हैं। हार्ड रॉक में कौन सा यूज करते हैं? हार्ड रॉक में आप यूज कर सकते हैं होमोजीनियस रॉक में आपका ये सिंगल ट्यूब यूज कर सकते हैं, डबल ट्यूब यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका ये है कि आप सॉफ्ट रॉक में सिंगल ट्यूब कभी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल ट्यूब का जो दोनों ट्यूब है वो रोटेट करता है। तो वो जो सॉफ्ट है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है अंदर वाला भी रोटेट करके। लेकिन वही अगर डबल ट्यूब फोर बैलर यूज करेंगे तो उसका जो वो रहता है, उसमें जो अंदर वाला है वो रोटेट नहीं करता, वो स्टेशनरी रहता है, बाहर वाला रोटेट करता है। अंदर वाला आपका जो सॉफ्ट रॉक है उसको प्रॉपर से होल्ड किया रहता है। इसका क्वेश्चन है, आपको आगे मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे फोर बैरल का, सिंगल ट्यूब एंड डबल ट्यूब फोर बैरल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे वही है। कह रहा है कि प्राइस ऑफ निकल है 1,000 रुपये पर टन, और कह रहा है कि कॉस्ट फंक्शन है, मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है बनाने में, ये कॉस्ट फंक्शन। डी इज द अमाउंट ऑफ मेटल प्रोड्यूस इन टन, डिराइव द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है, प्राइस ऑफ निकल मतलब कितने बेचने पे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर टन है तो 10,000 इंटू डी। डी टन अगर क्योंकि निकाला गया तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है, प्लस 9,500 डी प्लस 0.5 इंटू डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, प्रॉफिट का इक्वेशन आ गया। कितना आएगा, -0.5 डी स्क्वायर प्लस 500 डी, और ये हो जाएगा आपका माइनस में 1,00,000। में क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डील फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। फिर वही चीज है इसमें भी, ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, दो वैल्यू आएगा प्रॉफिट का, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, तो जो दो वैल्यू आएगा वो आपका रेंज ऑफ ऑप्टिमिलिटी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करेंगे, वो आपका देगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वैल्यू। ठीक है,
इसमें आपका क्या पूछा है कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द टी फॉर मेकिंग द प्रॉफिट मैक्सिमम, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ द निकल। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द टी पूछ रहा है, इसमें दो चीज पूछ रहा है, वही है, लेकिन आप कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डी फॉर मेकिंग प्रॉफिट मैक्सिमम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करेंगे, डीपी बाई डी डी इक्वल टू जीरो करेंगे। तो करिए जीरो कितना आ रहा है, माइनस डी प्लस 500 हो जाएगा, डी बराबर 500, मतलब ये 500 पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, प्रॉफिट और डी के बीच में। और जब इसको प्रॉफिट का वैल्यू इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां पे आपको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, तो वो आपका आएगा पी का दो वैल्यू, एक आएगा 723.6 और 276.39। जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 276.39 और ये हो जाएगा 723.6। तो ये हुआ ना, अगर डी का वैल्यू 276.39 और 723.6 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है हम लोग को मिलेगा, और उसमें भी जब 500 है तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिलेगा। सेम पिछला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व किए थे उस तरह ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या क्या पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, ये दो क्या आएगा, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पूछ सकता है, क्या रेंज है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो ये आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे ये आएगा, और ये पूछ सकता है कि कब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, तो ये जब 500 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, ये देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका, रिपीट कर रहा है बस। ये टीएल कुछ नहीं है यहाँ पे, टीएल मतलब यहाँ रुपीज मान लीजिए, टीएल एक यूनिट है मान लीजिए प्राइस का। ठीक है, इसमें क्या सेलिंग प्राइस कह रहा है 150 माइनस 0.02 डी पर टन, पर टन है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि डी हम लोग टन प्रोडक्ट्स की है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 150 डी माइनस 0.02 डी स्क्वायर, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये रुपीज पर टन था ना, इतना रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस, बट क्योंकि डी से मल्टीप्लाई कर दिया टन टन कट गया, पर ईयर का। डी क्या है, डी है टन पर ईयर, डी से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका टन टन कट गया, और इतना प्रॉफिट आपका आ गया पर ईयर का सेलिंग प्राइस में, इतना सेलिंग प्राइस आ गया पर ईयर का। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 44,000 रुपीज पर ईयर, पहले ये रुपीज पर ईयर में दिया है, और वेरिएबल कॉस्ट आपका है 18 रुपीज पर टन है, तो फिर इसको भी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 डी रुपीज पर ईयर, ये भी ईयर में आ गया, तीनों को रुपीज पर ईयर में आप कन्वर्ट कर दिए, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कितना है, सेलिंग प्राइस 150 डी माइनस 0.02 डी स्क्वायर, माइनस टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा ना। डी का नहीं समझ में आया, देखो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, 150 माइनस 0.02 डी रुपीज पर टन, इतना रुपए आपका कमा रहा है पर टन बेचने पे, तो मान ले रहे हम लोग डी टन बेचे हैं एक साल में, तो कितना हम लोग को कमाएगा, हम लोग इतना कमाएंगे ना, 150 डी माइनस 0.02 डी स्क्वायर रुपीज पर ईयर, इतने रुपया कमाएंगे ना, ये इतना रुपया हम लोग को मिल रहा है बेचने में पर टन, और हम लोग मान ले रहे हैं एक साल में डी टन बेचे हैं, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना रुपया पर ईयर हम लोग कमाएंगे। ठीक है, और वही फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है, तो पहले से रुपीज पर ईयर में दिया है, वेरिएबल कॉस्ट वो भी आपका रुपीज पर टन में दिया है, इसको भी फिर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका इतना रुपया आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा पर ईयर, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होगा, तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, कितना होगा, 44,000 प्लस 18 डी, क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक, 0.02 डी स्क्वायर प्लस 132 डी माइनस 44,000, ये क्या है, पी है,
फिर इसमें भी हम लोग वही है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, डीपी बाई डी डी इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्या आ जाएगा? -0.04 डी प्लस 132 बराबर जीरो। तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 330, 3300 टन पर ईयर। यहाँ पे यही आपसे पूछा है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ द लिग्नाइट। जब आपका मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। इस देखिए जितना भी क्वेश्चन आप लोग अभी सॉल्व किए हैं, इसमें दोनों चीज पूछ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है आप में कोई एक ही दिया है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है। ऐसे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए वैसे, कोई एक ही चीज पूछ के देना चाहिए। ऐसे आपका पूछेगा नहीं, आपको भले यहाँ पे एमएमटी में दे दिया गया है, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं आपको क्वेश्चन। या दोनों पूछेगा तो दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन टिकिंग में दोनों का वैल्यू रहेगा, नहीं तो कोई एक ही पूछेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस दिया है, ये पूछा है कि किस डी पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो डी निकाले हम लोग 3300, तो 3300 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, समझिए आप लोग, खुद खुद सॉल्व करिए, देखिए समझ में आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ है 42,000 रुपया पर मंथ। वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया है रुपीज में, ये ₹53 पर यूनिट, पर सर्किट बोर्ड मतलब पर यूनिट। इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 53 डी पर मंथ। हम लोग डी मान लेते हैं, डी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। तो इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट 53 डी पर मंथ। और यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट जो है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 150 माइनस 0.02 डी। कितना है पर यूनिट है? और मंथ में पर यूनिट पर मंथ। इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 150 डी माइनस 0.02 डी पर यूनिट है। और इसको यूनिट से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 डी.02 डी पर मंथ। सब पर मंथ में आ गया। प्रॉफिट का इक्वेशन क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस आपका जो होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल दी, 150 डी माइनस 0.02 डी माइनस टोटल कॉस्ट में वही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल 42,000 माइनस 53 डी प्लस है, प्लस 53 डी। तो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगा? बनाइए इक्वेशन, बनाइए आप लोग। इक्वेशन बनेगा आपका -0.02 डी स्क्वायर, इधर जाएगा कितना आएगा? माइनस में प्लस में आपका आएगा 97 डी माइनस 42,000। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में देखिए, हर क्वेश्चन में दो दो चीज पूछ रहा है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिमांड मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वही है, डीपी बाई डी डी इक्वल टू जीरो कर दीजिए। क्या होगा? -0.04 डी प्लस 97 बराबर जीरो। यहाँ डी क्या आ जाएगा? 97 डिवाइड बाई 0.04। तो क्या हो जाएगा आपका? 2425। ये 2425 आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट का इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अगर हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट का इक्वेशन क्यूबिक में बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे हम कुछ भी मान ले रहे हैं, प्लस एक्स प्लस 1। तो डीपी बाय डी एक्स करेंगे, डी की जगह एक्स लिख दिए तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होगा, प्लस 4x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मान लीजिए दो वैल्यू आ रहा है, ए और बी, और फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6x प्लस 4। दो वैल्यू आ रहा है ना, ए और बी, तो ए का वैल्यू एक बार इसमें पुट करेंगे, चेक करेंगे, और बी का वैल्यू एक बार पुट करेंगे, चेक करेंगे। तो एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव आएगा वो मिनिमा देगा, आपका ग्राफ तब ऐसे कुछ हो जाएगा। जो ग्राफ होगा आपका, ठीक है, ऐसे होगा।
एक पे आपका मिनिमा देगा, एक पे आपका मैक्सिमा देगा। ये तीन हम लोग क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट आएगा, प्रॉफिट का क्यूबिक है तो 3 पॉइंट आएगा ये। मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया A1, A2, A3, और यहाँ पे ये मान लीजिए A आ गया, B आ गया। ए पे आपका मिनिमा देगा, बी पे मैक्सिमा देगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा ना। यहाँ पे A2 से A3 होगा आपका रेंज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, A2 से A3, और उसमें भी जो मी बी है उस पे मैक्सिमम देगा। ये हम आपको ऐसे बता दिए साइड में, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक क्यूबिक पूछ दे तो क्या होता है। ठीक है, समझ में आया ना। नहीं, सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से एक्स का वैल्यू निकालने का उसका सेंस क्या हुआ, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। जहाँ सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करते हैं वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तुम लोग मैथ्स का थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले थोड़ा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, वो जीरो करके जो दो वैल्यू होता है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव पुट करके जो पॉजिटिव आता है वो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता है वो मैक्सिमा होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, वो जिस पॉइंट में जीरो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ पे आप अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, वो अलग चीज है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, ठीक है, थोड़ा मैथ्स का थोड़ा ये वाला पार्ट थोड़ा है, जाके देख लेना। मैंने जितना क्लियर करना था कर दिया हूँ, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसे फिर आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, कोई और डाउट वगैरह है तो बताइए आप लोग, इंटरेक्ट कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया इंटरेक्ट किए। कुछ पूछना है तो पूछिए। हम्म, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आप लोग का। मैक्सिमम क्या है, आप लोग सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, क्या है। सॉरी, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, क्या है। थर्ड ईयर भी होंगे। थर्ड ईयर, तुम्हारे पास तो 2 साल है, समय है। फाइनल ईयर, जितने भी आपके प्री फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर वाले, वो लोग आप लोग मतलब अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप लोग को मतलब ये है कि इस साल आप लोग देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर फाइनल ईयर में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो नहीं, जो आप लोग ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के दे देना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप लोग अगले साल फिर तैयारी करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस साल एग्जाम देंगे, जो कमियां हुई रहेंगी उसको आप लोग को सॉल्व करने का एक मौका मिलेगा। जीपी वाले एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जीपी वाला क्या, जीपी का फॉर्मूला, तो देखो ना तुम लोग का एनपीवी वाला समझ में आया था ना। कौन सा क्वेश्चन था, ये था शायद। नहीं, ये नहीं है। 25, ये एनपीवी वाला तुम लोग को समझ में आया था ना। अभी जीपी वाला तो ये तरीका है, हम लोग एनपीवी में जीरो थियर में सबका वैल्यू निकालते हैं, इक्वेट करते हैं, और एक और तरीका है एनएथ थियर में सबका वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे। देखो, जीरो, इसका एनएथ थियर में कितना वैल्यू होगा, 25,000 इंटू वन प्लस आई 0.2 टू द पावर ऑफ एन। 2500 का कितना होगा, ये कितना, n-1 साल जिएगा, मतलब n-1 साल है वो। 2500 इंटू वन प्लस 0.8 टू द पावर ऑफ n-1, इसका n-2, जो लास्ट 2500 है उसका टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो ऑलरेडी एनएथ ईयर में है। अभी देख रहे हैं जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। जीपी में आपका क्या फॉर्मूला, जीपी में ये आपका क्या 2500 ए है। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो आपका मल्टीप्लाई होते जाता है, जो आपका मल्टीप्लाई होते जाता है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है ये बताइए, n-1 है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो n नंबर ऑफ टर्म हुए। अगर यहाँ n होता और ये 1 होता तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते, फिर वो वहां पे फिर इसके पावर 1 आता, इसके पावर, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसके पावर 0 लिख सकते हैं ना, 1 + 0.8 टू द पावर ऑफ 0। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है तो n है। समझ में आ रहा है ना ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने n हुए,
ए इंटू कॉमन रेशियो आर क्या है, 1 + 0.8 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई कॉमन रेशियो आर माइनस 1। इसी को पुट किए, सेम फॉर्मूला जो हम लोग एनपीवी में लगाए थे वो बन गया। बस हम यहाँ आपको दो तरीका दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग जीरो ईयर पे भी इक्वेट करके बराबर कर सकते हैं और nth ईयर पे भी इक्वेट करके बराबर कर सकते हैं। तो जीरो ईयर पे इक्वेट करके बराबर करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड। और वहां से ये जो फॉर्मूला बनता है ये एनयूटी वाला फॉर्मूला बनता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। जैसे कि इसको आप लोग उससे भी कर सकते हैं। रुकिए, यहाँ मान लेते हैं ये ए है, बी है, ये सी है। ये समझिएगा, पूरा वन होगा। कह रहा है कि ए और बी मिला के इन a city there are three major newspaper A, B and C. At least two of which are read by 35% of the population. वेन डायग्राम सही बोले, वेन डायग्राम सही। कि कम से कम दो न्यूज़पेपर का पढ़ने कितने पढ़ 35% लोग। ये एरिया, कम से कम दो का क्या हुआ, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया भी होगा। ये मिलाकर कितना है, 35 हुआ। समझ में आया ना, कम से कम दो है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। और ए एंड बी आर रेड बाय 15%। ए और बी, ए एंड बी are read by 15%, C is read by 45% and all three are read by, जो बीच वाला है इसका एरिया है 10%, all three. So what is the percentage of people who read C only? देखिए, A and B are read by, A and B का आपका कितना होगा, ये वाला एरिया होगा A and B का। तो 1 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक सेकंड के। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 1 2 3 4 रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 35% है। और ये कह रहा है कि ए एंड बी आर रेड बाय, ए एंड बी क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ए एंड बी का क्या कॉमन है, यहाँ पे ए एंड बी है। 1 + 4 है, 1 + 4 ही है ना ए एंड बी वाला। 1 है, यहाँ पे केवल ए एंड बी आर रेड बाय, तो 1 आपका है 15%। फिर इसमें कह रहा है कि सी इज रेड बाय 45%। तो पूरा ओवरऑल सी का क्या है, क्योंकि एक्सप्लेन सी इज रेड बाय 45%। तो 2 4 ये इसको 5 मान लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 क्या है, आपका 45%। एंड ऑल थ्री आर रेड बाय 10%। तो 4 हो गया आपका 10%। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड ओनली सी न्यूज़पेपर। ओनली सी न्यूज़पेपर क्या है, 5 है। तो 5 यहाँ पे आपको निकालना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो सॉल्व करिए, 5 निकालिए। 1 + 2 + 3 + 4 ऑफ 35 है। ठीक है, ये जो 15% तो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर रेड बाय 15%। ठीक है ना।
2 + 3 + 4 क्या होगा आपका? 35 - 15, 20। 1 + 2 + 3 + 4 क्या होगा आपका? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 15 कैसे आंसर होगा? 15 कैसे आंसर होगा? देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 35% लोग हैं। तो 2 एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कौन से हैं? 1 + 2 + 3 + 4 है, 35%। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ए एंड बी ए एंड बी पढ़ने वाले 15% लोग हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 + 4 आएगा, यहाँ मैंने 4 नहीं लिखा है। 1 + 2 ये दोनों आएगा ना, यहाँ पे ए प्लस बी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 1 + 4 में है ना, तो ये 15 है। 4 10% है, तो 1 आपका कितना आ गया? 5% आ गया। 1 आपका 5% आ गया। अब नेक्स्ट पूछा है आपसे क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि सी पढ़ने वाले 45% है। तो पूछ रहा है कि वो कितने लोग हैं जो केवल सी पढ़ते हैं, मतलब 5 पूछ रहा है। तो 5 क्या हो जाएगा? 45% माइनस कर देंगे 2 + 3 + 4। 2 + 3 + 4 कितना आएगा? 2 + 3 + 4 कितना आएगा आपका? माइनस कर देंगे 30। ये होगा आपका 15% आंसर। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं ये मिस कर गया था कि ए एंड बी वाला जो है, ए एंड बी यहाँ दिया था। ठीक है, चलिए, समझ में आया ना क्वेश्चन? 20 नहीं होगा, 10 15 होगा। 1 + 4 आपका दिया है 15% और 4 दिया आपका 10%, तो 1 आपका होगा 5%। 5 इसमें माइनस करेंगे, 2 + 3 + 4 आएगा 30%, और 30% इससे माइनस कर देंगे तो आपका 15% आ जाएगा। 5 मतलब 5 वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया जो कि आपका केवल सी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, खत्म करते हैं आज से क्लास। गुड नाइट। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.